शब्द विचार की जो बात करें, देखो वर्ण के बारे में तो अपन पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि वर्ण क्या है, किस प्रकार है। अगर बात करें कि शब्द विचार, तो शब्द की अगर पारिभाषिक रूप में देखें कि शब्द कहते किसे, तो वर्णों के सार्थक मेल को, अगर शब्द की बात करें तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब शब्द विचार की बात कर रहे हैं तो वर्णों का सार्थक मेल, सार्थक का मतलब देखो हिंदी या कोई सी भी भाषा हो उसमें अर्थ होना अनिवार्य, जब तक अर्थ नहीं है तो वहां पर भाषा का स्वरूप नहीं रह पाएगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि भी शब्द विचार में वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब इस शब्द का थोड़ा अपने को पढ़ना है, शब्द विचार में क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो इसके कुछ उपभेद हैं या कुछ इसका वर्गीकरण प्रकार जो भी अपन कहें वो देखें। तो शब्द का मूल रूप से देखें तो सबसे पहला जो उपभेद होगा वो होगा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ये पहला टाइप होगा, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उसी प्रकार दूसरा जो टाइप होगा वो होगा रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। इसी का तीसरा स्वरूप होगा प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उसी प्रकार जो चौथा इसका स्वरूप होगा वो होगा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो ये हमको पढ़ना है कि शब्द विचार, यानी अगर शब्द विचार क्लियर हो जाता है तो लगभग मेरा मानना है कि हिंदी का 40 से 50% जो व्याकरणिक जो रूप होता है या व्याकरणिक जो भाग होता है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या, इसमें क्या क्या आएगा ये हम थोड़ा देख लेते हैं। कि अगर देखें कि उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, अगर उत्पत्ति यानी शब्द का उत्पत्ति या शब्द का उत्पन्न किस प्रकार हुआ, कहां से हुआ, तो शब्द उत्पत्ति के आधार पर देखें तो इसके भी कुछ उपभेद हैं वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहला होता है तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ये मूल रूप से अगर देखें तो उत्पत्ति के आधार पर ये 5 उपभेद है इसके। रचना या बनावट के आधार पर अगर देखें तो इसके भी कुछ उपभेद हैं वो देख लेते हैं। या रचना या बनावट की किस प्रकार शब्द बनते हैं या शब्दों का निर्माण किस प्रकार हुआ। अपने पास जो शब्द उत्पत्ति के आधार पर, यानी ये जो शब्द थे वो मूल रूप में हमारे सामने आए, मूल रूप का कुछ बिगड़ा रूप भी आया, ठीक है, जिसे हम तद्भव के रूप में जानते हैं। तो ये तो हमारी भाषा में पहले से ही थे जो संस्कृत से परिवर्तित होकर आए, लेकिन उसके बाद भी आज जो हमारा जो व्याकरणिक स्वरूप है या भाषा का जो स्वरूप वो अथा है, तो इतने सारे शब्द कहाँ से आए, तो उसका मूल रूप जो है वो शब्दों का निर्माण किस प्रकार हुआ या शब्दों की रचना या बनावट, वो किस प्रकार से इस प्रकार नए नए शब्द हमारे सामने उपस्थित हुए, तो वो किस प्रकार से हुए, क्या है, उसका मुख्य जो कारण है वो है रचना या बनावट के आधार पर। तो इसमें सबसे पहला जो भेद होगा वो होगा रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। ये 3 टाइप है जिससे हमें पता चलेगा कि भाई जो हमारे सामने जो शब्द है वो शब्द किस प्रकार इनका निर्माण हुआ, ये शब्द किस प्रकार, बहुत सारे जो शब्द आए हमारे सामने वो उनका प्रमुख कारण क्या है। तो वो 3 है और हम इसको आगे विस्तृत रूप में देखेंगे कि भाई क्या रूढ़ है, क्या यौगिक है और क्या योग रूढ़ है। उसी प्रकार जो तीसरा टाइप है अपना, उसमें देख लेते हैं प्रयोग के आधार पर। अब शब्द का जो प्रयोग होता है, यानी किसी भी शब्दों को अपन भाषा में प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के कितने आधार हो सकते हैं, वो आधार आपके 2 हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं, अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। तो यहाँ पर विकारी अविकारी प्रयोग के आधार पर। अब है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी अगर देखें तो अर्थ के आधार पर 2 स्वरूप हैं इसके, एक तो है सार्थक, एक है निरर्थक।
एक है सार्थक और एक है निरर्थक। यानी हमें शब्द विचार के रूप में अगर हम देखते हैं कि भी किस प्रकार हिंदी को पढ़ा जाए या हिंदी व्याकरणिक स्वरूप किस प्रकार पढ़ा जाए, इसका मुख्य जो स्रोत है या मुख्य जो स्वरूप है वो अगर शब्द विचार के तहत अगर अपन पढ़ना चाहें तो उसमें ये 5 चीजें 4 चीजें जो भी हैं इनको पढ़ते वक्त हमें लगेगा कि हमने आधी से अधिक हिंदी व्याकरण पढ़ ली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो 4 हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी अपन देंगे, एक एक क्लास इसके अलग से लेंगे कि भाई इसमें क्या है, इसमें क्या है, किस प्रकार इसको पढ़ा जाए, क्या प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं परीक्षाओं में, सारी चीजें अपन देखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो इसका जो मूल स्वरूप है, हमें पढ़ना क्या है, हमें किस प्रकार पढ़ना है और कितना पढ़ना है, तो हमें सबसे ज्यादा शब्द विचार पर ध्यान देना है। और शब्द विचार में देखो ये सारी चीजें मैं भी थोड़ी थोड़ी इसके बारे में जानकारी देता हूं। आप सभी जानते हो तत्सम किसे कहते हैं, जो हुबहू संस्कृत से आए हुए शब्द हैं वो हम उन्हें आज क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जस्ट उसका विपरीत रूप है कि जो संस्कृत के थे लेकिन आज उसका स्वरूप बदल गया है, वह जो हुबहू संस्कृत से बदलकर हिंदी में जिनका प्रयोग हो चुका है वह कहलाते तद्भव। देशज, देखो देशज अगर अपन देखें तो मूल शब्द एक शब्द आपको पता होगा ये ज है। ज का अर्थ होता है जन्म लेना, ज का अर्थ होता है हिंदी में जन्म लेने वाला। तो कहाँ जन्म ले रहा है, देश के अंदर। यानी वे शब्द जो अपनी मनगढ़ंत, ठीक है, लोगों के व्यावहारिक रूप में आने से मनगढ़ंत देशी या देश में ही जिनका निर्माण हो गया हो वो सारे शब्द कहलाते हैं देशज। उसी प्रकार विदेशी, यानी आपको पता है कि जो विदेशी शब्द है उसका मतलब होता है विदेश से आए हुए। और अब आप सब जानते हो कि भारत है वह या भारत पर बहुत से शासक आए और बहुत से शासकों ने अपनी हुकूमत की है। तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ जो आए वहां से तो अपने साथ जो भाषा थी उस भाषा को यहाँ पर उन्होंने कामकाज के रूप में प्रयोग में लिया, और जिसकी वजह से हिंदी के या संस्कृत की जो भी भाषा थी उस भाषा में वो शब्द धीरे धीरे क्या आने लगे, प्रयोग में आने लगे। और प्रयोग में आने के बाद वो सीधे रूप से एक भाषा के रूप में प्रयुक्त होने लगे। तो हम इन चीजों को देखते हैं। और अंतिम जो है अपना है वो संकर शब्द है। अब संकर शब्द आप सभी जानते हो, संकर का मतलब होता है मिश्रित रूप। अब मिश्रित का अर्थ होता है एक भाषा से या 2 भाषा या एक से अधिक भाषाओं से मिलकर बनना। इसके बारे में हम और अधिक जानकारी देंगे। उसके बाद आगे का जो रूप है अपने पास रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इनके स्वरूप की बात करते हैं तो इसमें छोटा सा जो प्रश्न बनता है वो सबसे पहला आता है कि रूढ़ शब्द होता क्या है। अब इसकी पारिभाषिक रूप की बात करें वो बहुत बड़ी हो जाएगी। अपन सीधे रूप से कहें वे शब्द जिनको किसी भी व्याकरणिक रूप से अलग नहीं किया जा सकता या जिन्हें अपन तोड़ नहीं सकते। यानी हिंदी व्याकरण में वे शब्द जो अपने आप से उनका निर्माण अपने आप हुआ। जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखें तो एक शब्द है पानी, एक शब्द है घर। अब इन 2 शब्दों को आप अगर कितनी भी व्याकरणिक रूप से कितनी भी कोशिश करके देख लो, इनको आप अलग नहीं कर सकते, इनको तोड़ नहीं सकते। यानी वे शब्द जिनका निर्माण अपने आप हुआ हो और जिन्हें हम व्याकरणिक रूप से अलग नहीं कर पाते हैं, वे सारे शब्द कौन से कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। उसी प्रकार इसका दूसरा स्वरूप है यौगिक। आप सभी जानते हो यौगिक में मूल शब्द आ रहा है योग, और योग का अर्थ होता है जोड़ना। यहाँ पर जो भी शब्द बनेंगे वो आपस में जुड़कर बनेंगे, और जुड़कर बनेंगे उसका मतलब हम जानते हैं कि हिंदी में जो भी व्याकरणिक स्वरूप उसमें जुड़ना जो होता है वो मूल रूप से होता है संधि, समास। अब यौगिक में अगर देखिए संधि और समास के जितने भी सारे उदाहरण होंगे या जितने भी शब्द होंगे जिसमें कहीं ना कहीं संधि हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें समास का थोड़ा सा भी रूप है, वो शब्द कौन से कहलाएंगे, अपने यौगिक शब्द कहलाएंगे। उसी प्रकार योग रूढ़, अब इसमें 2 शब्द एक साथ आए, एक तो योग भी है और उसके साथ रूढ़ शब्द भी। यानी वह शब्द जो अपना एक निश्चित अर्थ लिए हुए चलता हो, जिसे अपन कह सकते हैं अगर समास के रूप में अगर देखें तो बहुब्रीहि के सारे उदाहरण, यानी बहुब्रीहि जो समास है उसके सारे उदाहरण, यानी उसका अपना एक अस्तित्व होता है, अपना एक अर्थ लिए हुए चलता है, जिसका अपन कह सकते हैं कि तीसरा अर्थ जिसमें होता हो। यानी वह अर्थ जो अपना एक निश्चित अर्थ लेकर चल रहा हो वो होते हैं योग रूढ़। यानी यहां पर अपन कह सकते हैं बहुब्रीहि समास के उदाहरण, बहुब्रीहि समास के
उदाहरण। तो ये मूल रूप से अगर देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे संधि है, समास है, ठीक है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, इनको अपन पढ़ेंगे और ये बहुत बड़ी क्लासें हो जाएंगी, क्योंकि एक एक टॉपिक अगर आप जानते हो, अगर परीक्षा की तैयारी करनी है, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, अगर हिंदी व्याकरण अगर आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में है, तो आप जानते हो कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये कितने बड़े टॉपिक है। यानी इन टॉपिकों से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इधर से आ जाएंगे आपकी सिर्फ रचना या बनावट के आधार पर। क्यों? क्योंकि इसमें आपका संधि भी हो जाएगा, समास भी हो जाएगा, उसी प्रकार उपसर्ग भी हो जाएगा और प्रत्यय भी हो जाएगा। यानी आपको सबसे ज्यादा, ठीक है, दूसरा जो स्वरूप है रचना या बनावट के आधार पर, तो ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए। उसी प्रकार आगे की जो बात है, जैसे आगे अपन शब्द विचार के बारे में जो भी देख रहे हैं, उसमें प्रयोग के आधार पर, अगर प्रयोग का मतलब होता है कि भाषा में उसका किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है, किस प्रकार आप भाषा में उसका प्रयोग कर सकते हो, तो वह एक तो विकारी और दूसरा है अविकारी या अवयव। देखो नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट किया जा रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि विकारी का अर्थ होता है जिसमें विकार उत्पन्न होगा या जिसमें विकार उत्पन्न किया जा सकता हो, वह कहलाएंगे विकारी शब्द। उसी प्रकार अविकारी शब्द वे शब्द जिसमें किसी भी प्रकार से आप उसमें किसी भी प्रकार का विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। यानी आप कोई सा भी शब्द हो उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकते हो, वो होता है आपका अविकारी। अगर आप जिसमें परिवर्तन ला सकते हो वो होगा अपना विकारी। अब विकारी और अविकारी के बारे में इसमें कुछ उपभेद है, उन उपभेदों के बारे में अपन आगे देख लेते हैं। बात कर रहे थे कि प्रयोग के आधार पर, शब्द विचार में अगर बात करें प्रयोग के आधार पर, तो मूल रूप से अगर देखें प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर सबसे पहले अगर बात करें विकारी, तो विकारी में 4 इसके उपभेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। हमें इनके बारे में बहुत जानकारी अति आवश्यक है, क्योंकि देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आप किसी भी तैयारी या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इसमें से एक एक प्रश्न तो आएगा ही, तो आपको इसको पढ़ना अनिवार्य। अब संज्ञा के भी उपभेद है, सर्वनाम के भी है, विशेषण के भी है और क्रिया के भी है, तो अपन इनको आगे की क्लासों में एक एक करके एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। उसी प्रकार अविकारी या अवयव जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसकी बात करें तो उसके भी 4 और मुख्य रूप से तो 4 ही हैं, लेकिन एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 5वां भेद भी दे रखा है। उसी प्रकार क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये भी आप जानते हो इनके बारे में, या अपन इसको और ढंग से पढ़ेंगे। उसी प्रकार एक और है अपना अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अगर बात करें तो वो है सार्थक और निरर्थक। और आपको एक चीज मैं बता दूं कि भाई कोई सी भी भाषा हो उसमें भाषा का जो स्वरूप होता है वो सार्थक ही होता है, वहां निरर्थक का या निरर्थक शब्दों का कोई मोल नहीं होता है, प्रयोग भी नहीं होता है। लेकिन हिंदी की अगर बात करें तो सार्थक शब्द जो होते हैं वो कौन से होते हैं, निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी कौन से होते हैं या क्या होते हैं। तो 2 सार्थक शब्द हैं वो अगर बात करें तो जैसे समानार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी, विपरीतार्थक, यानी जितने भी आपके विलोम है, पर्यायवाची है, ठीक है, सम उच्चारित भिन्नार्थक शब्द हैं, बहुत सारे जो आप जानते हो कि हमको जो पढ़ाया कोचिंग में पढ़ाया, जिनको नहीं जाना, जो सेल्फ घर पे तैयारी की जाती है, वो सारे शब्द आपके सार्थक शब्दों में आ जाएंगे। उसी प्रकार एक है अपना निरर्थक। अब निरर्थक का अर्थ क्या होता है कि कभी कभार वे शब्द जो सार्थक शब्द के साथ प्रयोग होकर सार्थक शब्द का मान या उसका जो सौंदर्य है वो और अधिक बढ़ा दे, वह कहलाएंगे आपके निरर्थक। जैसे आपने कभी व्यावहारिक रूप में या आपने जो व्यावहारिक स्वरूप में अगर प्रयोग में लेते हैं कि भाई कोई मेहमान आता है तो अपन कहते हैं भाई चाय वाय पी के जाओ। अब आप जानते हो यार चाय वाय, अब चाय तो सबको पता है, ये वाय क्या है, अड़ोस पड़ोस। अब अड़ोस क्या है, पड़ोस तो पता है, तो यहाँ पर जो अड़ोस है या वाय है वो क्या है, निरर्थक है। लेकिन जैसे ही उसके साथ प्रयोग में लिया जा रहा है तो उस जो मूल जो शब्द है, जैसे चाय शब्द है या पड़ोस शब्द है, उसको और अधिक सुंदर बना रहा है और अधिक उत्कृष्ट बनाते हैं, तो वे शब्द होते हैं निरर्थक। वो सिर्फ सार्थक के साथ लगकर सार्थक का जो स्वरूप होता है या सार्थक का जो मुख्य भाव होता है उसको और अधिक उत्कृष्ट कर देता है। वे सारे शब्द होते हैं आपके सार्थक और निरर्थक। तो अपन आज जो पढ़े वो शब्द विचार वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं। अब आप एक चीज आपकी जानकारी के लिए और मैं बता दूं कि भाई शब्द ज्ञान जो होता है या शब्द का निर्माण होता है, शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया होती है या जो नवीन शब्दों का निर्माण
किया जाता है वह मूल रूप से अगर देखें तो शब्द निर्माण के 4 तथ्य ऐसे होते हैं जो मूल रूप से नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे अगर बात करें तो सबसे पहला अगर शब्द बनाने का जो स्वरूप है उसमें सबसे पहला आएगा आपका जैसे संधि। संधि से आप नए शब्द बना सकते हो, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये 4 ऐसी व्याकरणिक कोटियां हैं जिनके द्वारा आप नवीन नवीन शब्दों का निर्माण कर सकते हो। यानी ये जो 4 टॉपिक है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, यह हिंदी के मूल स्तंभ के रूप में इनको पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आप कोई सी भी परीक्षा की तैयारी करोगे इन चारों में से एक एक 2 प्रश्न आने हैं किसी भी कंडीशन में। तो आपको पता होना चाहिए संधि क्या है, समास क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। ये बहुत बड़े टॉपिक होते हैं। इन टॉपिकों को जब भी अपन एक एक टॉपिक लेके क्लास शुरू करेंगे तो उसके आधार पर हमें पता चलेगा कि भाई किस टॉपिक को किस हिसाब से पढ़ना है। आज सिर्फ आपको मैं ये जानकारी दे रहा था कि भाई वर्ण, शब्द और वाक्य, ये 3 मुख्य रूप से अगर हिंदी के व्याकरणिक रूप को अगर आप देखना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो, तो मुख्य रूप से आपके पास 3 रूप हैं। एक तो है वर्ण विचार, एक है शब्द विचार और एक है वाक्य विचार। अगर वाक्य विचार की अगर बात करेंगे तो वह अपन अगली क्लास में बात करेंगे कि भाई वह वाक्य विचार क्या है या वाक्य के बारे में किस प्रकार आगे हम पढ़ेंगे, किस प्रकार हमें पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो आपके पास अभी तो वर्ण का पूरा जो मूल रूप है, वर्ण के जो उपभेद है या वर्ण के जो स्वरूप है, भाई उसका वर्गीकरण किस प्रकार होगा, स्वर के वर्गीकरण में देखेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे होगा, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर कैसे होगा, तो वहां से भी एक एक प्रश्न अपना बनता है। उसी प्रकार व्यंजन का वर्गीकरण भी होता है, वहां पर भी बहुत सारे उसके टाइप हैं, उसके बहुत सारे उपभेद हैं, वह भी हम पढ़ेंगे। उसके साथ ही जैसे आगे की बात कर रहे थे हम, जैसे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर वहां पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी जो भी शब्द हैं उनको एक एक क्लास में अलग अलग स्वरूप में हम उसको पढ़ेंगे कि भाई क्या तत्सम कहलाता है, कौन सा तद्भव होता है, क्या देशज होता है, क्या विदेशी होता है। इन सारे शब्दों को अपन एक एक क्लास में ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ आज आपको ये बताने के लिए ये क्लास शुरू की थी कि आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। क्यों? क्योंकि देखो हिंदी का 2 रूप मैंने बताए। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी में एक तो होगी आपकी भाषा और एक होगा व्याकरणिक स्वरूप। अब भाषा के स्वरूप में मैंने बताया कि भाषा की उत्पत्ति, उद्भव जो होता है उसकी स्थिति क्या है, राष्ट्रभाषा के रूप में संविधान में कहां पर उसका उल्लेख है, उसी प्रकार उसमें जो उसका विकास क्रम चला है वो किस प्रकार से चला है, किस आधार पे वह आज के स्वरूप में आई है। उसी प्रकार दूसरा जो स्वरूप है वो है व्याकरणिक। और अगर भाषा की बात करें तो भाषा में जो भाषा की मेथड जो है, शिक्षण विधियां हैं, उसी प्रकार उस भाषा में भाषा की विशेषताएं भी हैं, ठीक है, भाषा में दक्षता है, भाषा में मूल्यांकन है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो भाषा से संदर्भित हैं और वहां से भी हमको पढ़ना है और वो भी हमको पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा जो स्वरूप है वो है व्याकरणिक स्वरूप। और व्याकरण के रूप में अगर देखो आप, या व्याकरण की जो मूल रूप की बात करें तो व्याकरण में आपको सबसे ज्यादा इन 3 बातों पे ध्यान देना है। एक तो है वर्ण, एक है शब्द और एक है वाक्य। अगर आप अभी तक अपन देख चुके हैं वर्ण क्या है या वर्ण का मूल रूप क्या है, उसकी जो मोटी मोटी जानकारी है वो आप तक शेयर कर दी है। उसी प्रकार दूसरा जो रूप है वो है सबसे महत्वपूर्ण है शब्द विचार। क्योंकि शब्द विचार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ा जो बन रहा है, या एक छोटा सा प्रश्न ये बनता है कि भाई अर्थ की दृष्टि से, एक प्रश्न अच्छा, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से भाषा की छोटी इकाई, भाषा की छोटी इकाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। और ये होगा अपना शब्द। अर्थ के आधार पर, अगर अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई के रूप में अगर बात करेंगे तो वह हो जाएगी अपनी वाक्य, ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वह है वर्ण। भाषा की अर्थ के आधार पर छोटी इकाई है तो वह है शब्द, और भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई है तो वह कौन सी हो जाएगी अपनी वाक्य। तो ये शब्द के रूप में अगर देखें तो शब्द के 5 या 4 भेद जो भी मैंने बताया, उत्पत्ति, रचना, प्रयोग, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ये ध्यान में रख के पढ़ना है कि किस प्रकार से प्रयोग
के आधार पर क्या होता है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं, इनके नाम ही अगर पता है तो अपन आराम से इसको निकाल देंगे। ठीक है, जैसे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये क्या है। ठीक है, तो ये शब्द निर्माण के कुछ तरीके हैं, कुछ प्रकार हैं जिनसे आप नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हो। तो ये बहुत ही मोटी मोटी जानकारी आपको बताई कि भी आपको किस प्रकार से हिंदी की शुरुआत करनी है। और शुरुआती रूप में मैं तो आपको यही कहूँगा कि देखो, कोई भी विषय हो या कोई सी भी तैयारी कर रहे हो, आपके सामने बहुत सारी समस्याएं तो होंगी, लेकिन समस्याओं को देखकर डरना नहीं है। और हमें तैयारी का जो स्वरूप है, मेरा जो मानना है तैयारी का स्वरूप है वो है निरंतरता। अगर आप निरंतरता लिए हुए हो, अगर आपने लगातार तैयारी शुरू रखी है, तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन कुछ टाइम अच्छा पढ़ लेते हैं, फिर किसी कारणवश छोड़ देते हैं, फिर वापस शुरुआत करते हैं। तो ये अच्छी पढ़ाई या अच्छी तैयारी के लक्षण नहीं होते हैं। अगर आपको सफलता अर्जित करनी है, अगर आपको आगे तक जाना है, तो मेरा मानना है आप में निरंतरता होनी अनिवार्य है। तो मैं यही चाहूँगा आज की क्लास के हिसाब से कि भाई आपको किस प्रकार से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, और अगली जो क्लास है वो अपन जब भी लगेगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। और एक एक टॉपिक के बारे में जानकारी लेने से पहले जो वाक्य विचार है उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। उसके बाद एक एक टॉपिक को लेकर अपन उस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे भी कैसे पढ़ना उस टॉपिक को, उस टॉपिक में क्या प्रश्न आ सकते हैं, किस प्रकार से उसमें तैयारी हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी तो आप पढ़ ही रहे हो। और मेरा मानना है कि देखो, कुछ जो तारीखें हैं या 2 पेपर हैं या 1 पेपर है, जो भी चल रहा है वो सरकार का काम है, सरकार अपना काम कर रही है। जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन पहले से भ्रामक जो बातें हैं या भ्रामक बातों में आकर आप अपनी तैयारी से विमुख मत हो जाना। जो भी होगा वो सबके साथ होगा, आपके साथ होगा, अकेले के साथ ऐसा तो है नहीं। तो आपको वो सारी चीजें ध्यान में रखनी है, जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अपना काम अपने को समय पर करना है और लगातार करना है। बाकी जो भ्रामक बातें हैं उन बातों को दिमाग से निकालो और अपनी तैयारी को शुरू रखो। और एचपी एजुकेशन आपको और आपकी तैयारी को लेकर बहुत चिंतित है, जिस वजह से उन्होंने सारे टीचर्स लगाए और उन्होंने कहा कि नहीं, जो बच्चे नहीं आ पा रहे उनको अपन ई क्लासेस, ठीक है, यानी जो आपको ऑनलाइन क्लासेस के आधार पर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी इन क्लासेस को देख के इन चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लाइक करें। ये हम आपसे छोटी रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।